स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में उसके पास गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक फैली 6100 किलोमीटर की लंबी एक विशाल कोस्ट लाइन है, जो कि भारत के कुल 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज से लगी हुई है। यदि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी जोड़ दे तो इंडियन कोस्ट लाइन कुल मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर लंबी हो जाती है। भारत के स्ट्रेट और रेगुलर कोस्ट लाइन क्रिटेशियस पीरियड के दौरान गोंडवाना लैंड में हुई फॉल्टिंग की वजह से बनी है। और अब अगर हम इंडियन कोस्ट लाइन के डिविजन्स की बात करें तो इसे बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है अरेबियन सी के किनारे वेस्टर्न कोस्ट और दूसरा बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ ईस्टर्न कोस्ट। आइए बारी बारी से इंडिया के इन 2 कोस्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत का वेस्ट कोस्ट नॉर्थ में गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात से लेकर साउथ में कन्याकुमारी के केप कोमोरियन तक फैला हुआ है, जिसे नॉर्थ से साउथ तक 3 हिस्सों में डिवाइड किया सकता है, जिसमें सबसे पहला है कोंकण कोस्ट, फिर उसके दक्षिण की ओर कर्नाटका कोस्ट या फिर कन्नड़ प्लेन और उसके बाद केरला या फिर मालाबार कोस्ट। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, लेकिन इसमें भी हमें रीजनल सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ओडिशा से लगे हुए कोस्ट को उत्कल कोस्ट, उसके साउथ में आंध्रा कोस्ट और उसके बाद तमिलनाडु कोस्ट देखने को मिलता है। देखा जाए तो आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि ईस्ट कोस्ट 2 और रीजनल डिविजन्स में बटा हुआ है, जिसके अंदर ईस्टर्न कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, जो ओडिशा से लेकर आंध्रा कोस्ट के कुछ हिस्सों को कवर करता है, और दूसरा है आंध्रा कोस्ट के कुछ हिस्से और तमिलनाडु कोस्ट को मिलाकर के कोरोमंडल कोस्ट, जैसे पायन घाट भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर जगह जगह पर नदियों के डेल्टास देखने को हमें मिल जाते हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा प्रमुख हैं। देखा जाए तो इसी तरीके से चिलिका लेक और पुलकित लेक या फिर लैगून ईस्टर्न कोस्ट के इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। साथ ही इंडियन कोस्ट लाइन की तरह ही इंडियन कोस्टल प्लेन्स को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स शामिल हैं। दोस्तों, नॉर्थ में रन ऑफ कच्छ से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक हमें कोस्ट लाइन और वेस्टर्न घाट के बीच नैरो प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है, और इस प्लेन की एवरेज विड्थ लगभग 65 किलोमीटर है। आप देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स को मेनली 5 रीजनल सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। सो आइए अब हम इन सब डिविजन्स के बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यूं तो गुजरात के कच्छ में मिलने वाले टेरिटरी रॉक्स और काठियावाड़ के डेक्कन लावा से बने होने की वजह से इन्हें पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन माना जाता है, लेकिन इनके दूसरे फिजिकल फीचर्स और कोस्टल प्लेन की तरह ही इनके लेवल्ड डाउन हो जाने की वजह से इन्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। दोस्तों, स्कॉलर्स की माने तो एक टाइम ऐसा था जब कच्छ पेनिनसुला सीज और लगून से सराउंडेड एक आइलैंड हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इंडस रिवर और उसके चैनल की दूसरी रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स ने इन लगून्स और सीज को फिल कर दिया, जबकि इसके बाद समय के साथ इंडस रिवर ने भी अपना रिवर चैनल शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते अब हमें यहाँ पर इंडस रिवर का फ्लो देखने को नहीं मिलता है। जबकि धीरे धीरे लैक ऑफ रेन्स की वजह से कच्छ का एरिया एरिड और सेमी एरिड लैंडस्केप में कन्वर्ट होता चला गया। साथ ही कच्छ के नॉर्थ में जो साल्ट सोक्ड प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं उसे ग्रेट रन कहा जाता है, जबकि कच्छ के साउथ ईस्ट में लिटिल रन सिचुएटेड है। दोस्तों, अब अगर हम कच्छ से साउथ की ओर बढ़ें तो हमें काठियावाड़ पेनिनसुला देखने को मिलता है। साथ ही काठियावाड़ के सेंट्रल पार्ट में हमें मांडो हिल्स के रूप में एक हाईलैंड भी देखने को मिलता है, जहां से बहुत से स्मॉल स्ट्रीम्स निकलती हैं और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को स्टैब्लिश करती हैं। साथ ही इस हिल रेंज का हाइट पॉइंट माउंट गिरनार का ओरिजिन वॉल्केनिक है। वहीं डेंस फॉरेस्ट और गिरलैंड के होम के तौर पर मशहूर गिर रेंज हमें काठियावाड़ पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों, कच्छ और काठियावाड़ के ईस्टर्न प्लेन्स में हमें गुजरात प्लेन देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा, तापी, माही और साबरमती रिवर्स द्वारा फॉर्म्ड है। देखा जाए तो गुजरात स्टेट के सदर्न पार्ट और गल्फ ऑफ खंबात के कोस्टल एरियाज गुजरात प्लेन्स के ही अंडर आते हैं। हालांकि गुजरात प्लेन का ईस्टर्न पार्ट इतना फर्टाइल है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, लेकिन कोस्ट के पास का अधिकतर पार्ट विंड ब्लोन लोयस या हवा के साथ उड़कर आने वाली सैंड से पटा हुआ है, जिसके चलते गुजरात प्लेन्स का बड़ा भाग एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल है। दोस्तों, गुजरात प्लेन के साउथ में दमन से गोवा तक 50 से 80 किलोमीटर वाइड कोंकण प्लेन देखने को मिलता है। देखा जाए तो कोंकण प्लेन की विशेषता यह है कि यहाँ पर हमें क्लिप्स, शोल्स और रीफ्स के रूप में मरीन इरोजन के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे तो मुंबई के पास स्थित थाने क्रीक भी एक इंपॉर्टेंट एम्बेमेंट है, जो कि एक एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि कोस्ट लाइन के पीछे खिसक जाने से एक बे की तरह की जलाकृति फॉर्म हो जाती है और इसे ही एम्बेमेंट कहते हैं।
दोस्तों गोवा से लेकर के मैंगलोर के बीच स्थित 30 से 50 किलोमीटर एवरेज विड्थ वाला नैरो प्लेन कर्नाटका कोस्टल प्लेन कहलाता है। देखा जाए तो इस प्लेन की मैक्सिमम विड्थ हमें मैंगलोर के करीब देखने को मिलती है, जहां ये बढ़ करके 70 किलोमीटर वाइड हो जाता है। यहाँ बहुत सी जगह आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह यह है कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली स्ट्रीम्स कई जगहों पर स्टीप स्लोप से डिसेंड होकर कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स की ओर गिरती हैं। और इन वाटरफॉल्स में शरावती रिवर द्वारा बनाया जाने वाला 271 मीटर ऊंचा गिरसोपा या फिर जॉग फॉल्स प्रमुख हैं। दोस्तों मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच हमें केरला प्लेन या फिर मालाबार प्लेन देखने को मिलते हैं। ये एक लो लाइंग प्लेन है जो कर्नाटका प्लेन के कंपैरिजन में मच वाइडर है। यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मिलने वाले लेक्स, लगून्स, बैकवाटर्स और स्पिट्स हैं। यहाँ के बैकवाटर्स जिनको लोकली कैल भी कहा जाता है, शैलो लगून्स या फिर सी के इनलेट्स हैं जो कि कोस्टलाइन के पैरेलली लाई करते हैं। और इन कैल में सबसे लंबी यहाँ की वेम्बानाड लेक है जो लगभग 75 किलोमीटर लॉन्ग और 5 से 10 किलोमीटर वाइड है। दोस्तों इस तरीके से हमने वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स के बारे में जाना। आइए जानते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। दोस्तों वेस्ट बंगाल ओडिशा बॉर्डर पर स्थित सुवर्णरेखा रिवर से लेकर के कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फैले हुए हैं। वेस्ट कोस्टल प्लेन से अलग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफी एक्सटेंसिव हैं, जिनकी एवरेज विड्थ यूं तो लगभग 120 किलोमीटर है, लेकिन डेल्टाइक रीजन में बढ़कर के 200 किलोमीटर और 2 डेल्टा रीजन्स के बीच में 35 किलोमीटर तक घट जाती है। देखा जाए तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मेजर पार्ट महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई एलुवियल फिलिंग से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में इस कोस्ट पर हमें बहुत से डेल्टास देखने को मिलते हैं। साथ ही ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित चिल्का लेक और पुलिकट लेक जैसे लगून्स भी यहाँ के इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैगून उस शैलो बॉडी ऑफ वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर लेक को कहते हैं जो कि सैंड बार्स, बैरियर आइलैंड्स या कोरल रीफ्स द्वारा ओशन से सेपरेटेड रहती हैं। दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को महानदी और कृष्णा रिवर के बीच नॉर्दर्न सरकार्स और कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है। और ईस्टर्न कोस्ट को बेसिकली 3 रीजनल कैटेगरीज में बांटा जाता है। सो आइए अब हम इन 3 डिविजन्स को भी बारी बारी से जान लेते हैं। दोस्तों लगभग 400 किलोमीटर लंबा उत्कल प्लेन ओडिशा के कोस्टल एरियाज और महानदी, ब्रह्मणी रिवर और बैतरणी रिवर के डेल्टा से मिलकर बना हुआ है, जिनके कंबाइंड आउटफ्लो से विशाल महानदी डेल्टा एलुवियम के डिपॉजिट्स की थिक लेयर से बना हुआ है। जबकि इस प्लेन का मोस्ट प्रोमिनेंट फिजियोग्राफिक फीचर है महानदी डेल्टा के साउथ में स्थित चिलिका लेक, जो एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लैगून है। 1981 में चिलिका लेक को ही रामसर कन्वेंशन के अंडर भारत के फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में घोषित किया गया था। वहीं अगर हम चिलिका लेक के दक्षिण की ओर बढ़ें तो हमें कुछ लो हिल्स भी देखने को मिलते हैं जो उत्कल प्लेन की सदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाते हैं। दोस्तों उत्कल प्लेन के दक्षिण में हमें आंध्रा प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो यहां से लेकर के पुलिकट लेक तक फैला हुआ है, जो कि चेन्नई के लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। देखा जाए तो इस प्लेन का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर यहां स्थित गोदावरी और कृष्णा रिवर का डेल्टा है, जिन्होंने मर्ज होकर एक सिंगल फिजियोग्राफिक यूनिट फॉर्म कर ली है। दोस्तों बीते कुछ डेकेड्स में डेल्टा समुद्र की ओर से 35 किलोमीटर तक बढ़ चुका है, जिसके चलते एक टाइम पर लगून के फॉर्म में कोस्टलाइन के एज पर स्थित कोलेरू लेक अब एक इनलैंड लेक में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी डेल्टाज के बीच आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही एशिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है। आंध्रा प्लेन से लगा हुआ कोस्ट लाइन काफी हद तक स्ट्रेट लाइन है, जिसके चलते यहाँ पर विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम को छोड़ करके अच्छे हार्बर्स की कमी है। दोस्तों अगर हम पुलिकट लेक के दक्षिण की ओर देखें तो हमें तमिलनाडु प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि 100 किलोमीटर की एवरेज विड्थ के साथ पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे इस लेक्चर सीरीज का 5th लेक्चर समाप्त होता है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।